नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। शाम के 5 बजने वाले और हम लेकर हाजिर हैं ये बुलेटिन आपके लिए, जहां पर ढेर सारी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आपके काम की, आपके फायदे की और इनफैक्ट वो खबरें भी जिन्हें आप जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बजट में आत्मनिर्भर डिफेंस पर बड़ा फोकस, रक्षा पर 15% तक ज्यादा खर्च का ऐलान संभव, घरेलू उत्पादन और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर, सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव। दूर होगी छुट्टे की किल्लत, छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाएगा रिजर्व बैंक, यूपीआई पर आधारित एटीएम लगाने पर विचार, सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। एमसीएक्स पर सोने ने फिर छुआ नया शिखर, 57,000 के पार हुआ सोना, फेड की नरमी की उम्मीद और कमजोर डॉलर से मिल रहा है सपोर्ट। जनवरी एक्सपायरी से पहले बाजार में आज दायरे में रहा कारोबार, सेंसेक्स 37 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी फ्लैट हुआ बंद। ऑटो आईटी शेयरों में आज रही है अच्छी खरीदारी। तीसरी तिमाही में मारुति ने पेश किए शानदार नतीजे, आए 25% बढ़कर 29,000 करोड़ के पार, मुनाफे में दिखा 132% का उछाल। और 5G में जियो का नया कीर्तिमान, एक साथ 17 राज्यों में 50 शहरों में लॉन्च किया 5G सर्विस। अब तक देश में 184 शहरों तक बनी जियो 5G की पहुंच। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिससे अक्सर हम दो चार होते हैं। जी हाँ, खुले पैसे के लिए कई बार आप और हम परेशान होते हैं। खुला यानी कि चेंज को लेकर बहुत दिक्कतें भी आती हैं। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक अब इस परेशानी को दूर करने के लिए खास इंतजाम कर रहा है। क्या है वो इंतजाम, किस तरीके से ये होगी दूर, क्या सिक्के आएंगे, नोट आएंगे, तमाम सवाल हैं। हमारे साथ हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, जो हमें विस्तार से बताएंगे ये सारी बातचीत। तो लक्ष्मण, वाकई खुले पैसों की तो दिक्कत है, कई बार आपको ना वो कॉइन्स में मिलते हैं ना छोटे नोट्स में मिलते हैं। तो अब रिजर्व बैंक इसके लिए क्या इंतजाम कर रहा है? दरअसल हम आप रोज़ाना जो खुले की समस्या से जूझते हैं, कई बार 5 के नोट नहीं मिलते हैं, कई बार 10 के नोट नहीं मिलते हैं, कई बार 20 के नोट नहीं मिलते हैं। तो ये सिर्फ हम आप समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि ये जो हमारी समस्या है उसकी शिकायत रिजर्व बैंक तक पहुंची और सूत्र बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने इसको संज्ञान में लिया है और इस बात की कोशिश की जा रही है कैसे आखिर इस खुले की समस्या को दूर किया जाए। यानी एक्सचेंज जो छोटे छोटे नोट हैं उसको कैसे ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या मुहैया कराया जाए। और इसके लिए इसी महीने रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी हो चुकी है, जो सूत्र बता रहे हैं। और उस बैठक में अलग अलग विकल्पों पर विचार किया गया। एक विकल्प यह है कि एटीएम में इस बात के खास इंतजाम किए जाएं कि जो भी पैसे रखे जाते हैं उसके एक निश्चित रेशियो में छोटे नोट जो है वो ज़रूर रखे जाएं। साथ ही साथ कुछ खास एटीएम ऐसे बनाए जाएं जिसमें यूपीआई आधारित हो, जहाँ पर जा करके आप छोटे नोट वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक एटीएम नवी मुंबई के आसपास कहीं स्थापित भी किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग विकल्पों पर विचार सरकार कर रही है। और साथ ही छोटे नोट जो है उसका उत्पादन कैसे, उसकी प्रिंटिंग कैसे बढ़ाई जाए, ये भी एक विकल्प है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द रिजर्व बैंक की तरफ से हो सकता है कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि कैसे छोटे नोट एटीएम में रखना है, उसकी संख्या ज़्यादा रखनी है, कैसे उसको आसानी से मुहैया कराया जाए, और इस तरफ ठोस कदम उठते हुए भी दिख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, ये खबर आपकी कई लोगों के लिए राहत की खबर है। चलिए बात करते हैं बजट की। अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में सरकार डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर खास फोकस कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए सरकार आवंटन को बढ़ाएगी। पूरी खबर के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं आत्मनिर्भर भारत और उसमें भी डिफेंस सेक्टर, क्या इस बजट में हमें ज्यादा एलोकेशन आता नजर आएगा? देखिए, दरअसल बजट को लेके जो अब तक चर्चा हुई है उससे इस बात के ठोस संकेत मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते जो बजट पेश होने वाला है उसमें जिन सेक्टर पर खास फोकस रहेगा उनमें से एक डिफेंस सेक्टर भी हो सकता है। और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश सरकार ने पिछले 3 साल से शुरू की थी, उस कोशिश को अगले चरण पर ले जाने का ऐलान यहाँ पे हो सकता है। और इसके लिए बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए जो आवंटन होता है उस आवंटन में, एलोकेशन में सरकार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है। कम से कम 10 से 15% बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ये जो बढ़ोतरी होगी उस बढ़ोतरी का खास मकसद होगा कि डिफेंस सेक्टर में घरेलू इक्विपमेंट का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए। यानी जो घरेलू कंपनियां हैं वो डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन ज़्यादा जोर शोर से करें। दूसरा खास फोकस रहेगा कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए। तीसरी चीज़, निजी क्षेत्र के भी आकर्षित किया जाए, इस पर भी फोकस रहने वाला है। और इन सब के पीछे दरअसल असली मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि ना सिर्फ हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने,
बल्कि हम डिफेंस के एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ें, जो पिछले कुछ सालों से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। यहाँ पे बता दूं कि सरकार ने अब तक 4 जो है पॉजिटिव लिस्ट जारी की है, जिसमें से 411 डिफेंस आइटम के घरेलू उत्पादन का ऐलान कर चुकी है। अब तक करीब 2,20,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं और करीब 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अलग अलग स्तर पर है और उसको जल्द से लागू करने की कोशिश होगी। इसलिए सरकारी आवंटन बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसमें टेक्नोलॉजी पर खास फोकस होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास फोकस हो सकता है। जी शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ये लगभग तय है कि बजट में इस बार डिफेंस सेक्टर पर खास फोकस रहेगा, लेकिन इस सेक्टर की कंपनियां और दिग्गज किस तरह के कदम की उम्मीद कर रहे हैं, जानने के लिए हमने बात की पीटीसी इंडस्ट्रीज के एमडी सचिन अग्रवाल से। इंडिया को सारे इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स काफी जो पुराने हो चुके हैं और जैसे आपने बोला पहले कि रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में ओवर डिपेंडेंस भी है कुछ थोड़ी बहुत रशिया की तरफ, तो उसका मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर क्रिएट करने के लिए ये इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी बड़ा बजट एलोकेशन होना चाहिए, उसकी उम्मीद करी जा रही है। चलिए बात करते हैं सोने की, जहां पर तेजी बरकरार है। आज एमसीएक्स पर सोना एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वायदा बाजार में सोने का भाव 57,000 रुपए के पार चला गया। कॉमेक्स पर भी सोना थमने का नाम नहीं ले रहा और ये $1937 के भाव के साथ 9 महीने की ऊंचाई पर है। आने वाले वक्त में सोने में तेजी बनी रहेगी या भाव में दबाव आएगा, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, अब क्या सोना यहां से और नए लेवल्स दिखाएगा? बात तो 60,000 तक की हो रही है। जी हाँ, एक बार फिर से ऑल टाइम हाई और इस बार हम 57,000 प्रति 10 ग्राम के ऊपर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। अगर इस साल की ही बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में 6% का इजाफा है, तो भारतीय बाजारों में 4% की बढ़त देखने को मिली है। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि रुपए में इस महीने में थोड़ी सी एप्रिसिएशन देखने को मिली है और उसका कैलकुलेशन इम्पैक्ट यहाँ पर भावों पर रहा है। ओवरऑल सपोर्ट बाजार में इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो US डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे कारोबार कर रहा है, दूसरा बाजार अभी ये मन बना चुका है कि US फेड जब 1 फेब को इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसाइड करेंगे तो 25 बेसिस पॉइंट्स की ही रेट हाइक हम देख लेंगे। तीसरी बात ये है कि बाजार ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से अच्छी खासी सोने की खरीदारी देख रहा है। भारतीय बाजारों में भी ये शादियों का सीजन है, इवन एज क्योंकि सोने के भाव इतने चढ़ चुके हैं तो खरीदारी कुछ कम जरूर है, लेकिन बाजार को लगता है कि बाइंग निचले स्तरों पर इन्वेस्टमेंट लेवल के हिसाब से यहाँ पर लगातार बनती रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को ये भी लगता है कि आगे चलकर और भी तेजी सोने चांदी में यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि चीन की तरफ से खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी है। पिछले साल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 700 टन ज्वेलरी ही सिर्फ यहाँ पर चीन ने खरीदी थी। उसके अलावा जो फ्यूचर्स और इन्वेस्टमेंट बाइंग है वो सेपरेट नंबर्स हैं। इन्वेस्टमेंट बाइंग के साथ साथ अगर आप मनी मैनेजर्स, हेज फंड्स को देखें तो उनकी जो नेट लॉन्ग पोजिशन हैं वो भी 2 साल में सबसे ज़्यादा है। सो सभी तरफ से यहाँ पर फिलहाल सोने को सपोर्ट है और जैसे मैंने कहा कि बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को भी लगता है कि यहाँ से और तेजी सोने में मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2,000 प्रति आउंस का आंकड़ा ऑलमोस्ट सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं और भारतीय बाजारों में 57,000 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 59 और 60,000 पर 10 ग्राम्स की बातचीत अब यहाँ होने लगी है। चलिए अच्छी बात है। तो सोना और कितनी ऊंचाई दिखाएगा ये देखते चलते हैं हम। बहुत शुक्रिया मनीषा जी फिलहाल इस अपडेट के लिए। चलिए लगे हाथ बाजार की भी बात कर लेते हैं। जनवरी एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में आज कारोबार रहा। सेंसेक्स 37 पॉइंट चढ़कर 60,979 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिना बदलाव के 18,118 पर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। ऑटो आईटी शेयरों में खरीदारी रही, वहीं बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी और मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। इधर मारुति सुजुकी ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए और ये जोरदार रहे हैं। दिसंबर तिमाही में मारुति सुजुकी का प्रदर्शन अनुमान से काफी बेहतर रहा। प्रॉफिट में सालाना आधार पर 130% की तेजी देखने को मिली। तो तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,351 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,011 करोड़ रुपए था। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी की आय सालाना आधार पर बढ़कर 29,044 करोड़ रुपए रही है। वहीं वित्त वर्ष 2022 की समान तिमाही में कंपनी की आय 23,246 करोड़ रुपए थी। रिलायंस जियो ने आज देश के 50 और शहरों में अपना ट्रू 5G लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही जियो की 5G ट्रू सर्विस अब देश के कुल 184 शहरों तक पहुंच गई है। ज्यादा डिटेल के साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, रिलायंस का ट्रू 5G, जियो का अब एक के बाद एक ऐसे करते करते
करीब करीब 200 शहरों तक पहुंच रहा है। देखिए, देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी। अब टेलीकॉम कंपनियां काफी तेजी से अपनी 5G सेवाओं का रोल आउट कर रही हैं। रिलायंस जियो ने आज देश के 17 राज्यों के 50 शहरों के अंदर अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की। इससे पहले रिलायंस जियो ने 33 शहरों के अंदर अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत एक साथ की थी। तो कुल मिलाकर के रिलायंस जियो की 5G सेवाएं अब 184 शहरों के अंदर पहुंच गई हैं, जहां पर कि लोग हाई स्पीड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 5G के अंदर 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। तो टेलीकॉम कंपनियां काफी तेजी से रोल आउट कर रही हैं। जिस तरह से रिलायंस जियो ने अपना प्लान किया था कि वो दिसंबर 2023 तक पूरे देश के अंदर 5G सेवाओं का रोल आउट कर लेगी, तो कंपनी काफी तेजी से उस टारगेट्स को पूरा करने में आगे बढ़ रही है और लोग 5G हाई स्पीड का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इधर टेलीकॉम के दूसरे बड़े प्लेयर एयरटेल ने प्रीपेड रिचार्ज को महंगा कर दिया है। न्यूनतम रिचार्ज अब 155 रुपए का कर दिया गया है। असीम हमारे साथ बने। तो असीम, एक तरफ तो हमने देखा 5G रोल आउट की अच्छी खबर, लेकिन अब ये भी है कि दूसरी कंपनियां अपने दाम भी बढ़ा रही हैं। देखिए, अगर आप भारतीय एयरटेल के ग्राहक हैं तो आपको नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए कम से कम 155 रुपये चुकाने पड़ेंगे। भारतीय एयरटेल ने अपने न्यूनतम रिचार्ज में बढ़ोतरी की है। पहले न्यूनतम रिचार्ज 99 रुपीज़ का था, लेकिन भारतीय एयरटेल ने इसको बढ़ा करके 155 रुपये का कर दिया है। खासतौर पर कि भारतीय एयरटेल ने पहले ही हरियाणा और उड़ीसा में बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब इसमें 7 सर्किल और जोड़ दिए हैं। इन सर्किल में बिहार, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट शामिल है। अगर मैं इन सर्किल्स की बात करूँ तो भारतीय एयरटेल का 38% इनके अंदर मार्केट शेयर है, लेकिन वहीं मैं रिवेन्यू मार्केट शेयर की बात करूं तो करीब 41% शेयर भारतीय एयरटेल का है। कंपनी अपने प्रीमियम ग्राहकों पर फोकस करना चाहती है, इसलिए कंपनी अपनी रिचार्ज दरें जो है बढ़ा दी है। तो अब आपको अगर भारतीय एयरटेल के नेटवर्क से इन 9 सर्किल के अंदर जुड़े रहना है तो आपको कम से कम 155 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। चलिए जी, अगर एयरटेल के ग्राहक हैं तो अब आपके लिए फोन पर बातचीत करना महंगा होगा। बहुत शुक्रिया असीम इन दोनों ही खबरों के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गुजरात के गांधीनगर में G20 के तहत बिजनेस लीडर्स का समिट चल रहा है। यहाँ के डेलीगेट्स आज गांधीनगर की गिफ्ट सिटी देखने पहुंचे। गिफ्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी के प्लान को देखकर विदेशी मेहमान भी काफी प्रभावित हुए। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इंडोनेशिया एम्बेसी के सेक्रेटरी चार्ल्स संबारा से बातचीत की। G20 का डेलीगेशन आज गिफ्ट सिटी में आया है और ओवरऑल उनका कैसा व्यू है, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I'm Charles Samara. I'm a first secretary of Indonesian Embassy in New Delhi. Sir, tell us how your experience about G20 and regarding your gift city today visit. It was wonderful. I can see how the Indian governments are taking a very serious move on being the presidency in the G20 and continuing what Indonesia has in 2022. So I wish all success and hopefully this all runs well. And I'm really impressed with the gift city here in India. I'm surprised to have seen this kind of a mega infrastructure city in India. So I'm very impressed with this. Sir, what is your view regarding India's future and as well as G20's country's future after G20 meeting outcome? Yeah, I'm really looking forward on what G20, India's presidency on G20s, especially continuing what from us from Indonesia, and I believe they will continue programs from Indonesia also to India. So I'm really looking forward for that. थैंक यू। तो ये थे इंडोनेशिया के प्रतिनिधि जो G20 में आए हैं। उनका खास ये कहना है कि G20 का जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा है और खासकर इंडिया का जो अभी फाइनेंशियल टर्म में और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में जो प्रोग्रेस हो रहा है वो काबिल दाद है। केतन जोशी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। और अब कुछ राजनीतिक जगत से खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले बयान से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो दिग्विजय का बयान है और उससे वो सहमत नहीं है। कल दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस ने कल ही दिग्विजय के बयान से किनारा कर लिया था और आज राहुल गांधी ने भी दिग्विजय के बयान से असहमति जताई। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेता को जाने कार्यक्रम में आज युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की सलाह दी ताकि वो उन चुनौतियों के बारे में जान सकें जिनका उन्होंने सामना किया और कैसे उन पर जीत हासिल की। इन 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से चुना गया था। बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूँगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूँगा। वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। तो बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। क्या है बीजेपी का प्लान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली एनसीआर समेत आज उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप दोपहर 2:28 पर आया और इसकी तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल चीन बॉर्डर बताया जा रहा है। दिल्ली में करीब 5 से 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। इस दौरान डर के कारण लोग घरों से बाहर भी निकल आए। इस साल राजधानी में अब तक 3 बार भूकंप आ चुका है, यानी पिछले 12 महीनों की हम बात कर रहे हैं। भूकंप से अब तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए, तो वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते बताएं कि आपसे कुछ देर बाद आज के कंज्यूमर अड्डा में हम बात करेंगे नौकरियों की, क्योंकि अमेरिका में मंदी के डर से हो रही है एक के बाद एक छट्टी। लेकिन भारत में क्या हाल है? क्या भारत में भी इसका असर पड़ेगा? क्या यहाँ भी नौकरियों पर तलवार? ये सारी बातचीत आज के कंज्यूमर अड्डा में। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ शाम 5:57 पर। नमस्कार।